In this class, we are going to study about zoophily. So this is a type of cross-pollination, and we have already studied about the abiotic agents of cross-pollination, that is anemophily, that is pollination through wind, and hydrophily, which was pollination through water. So now we are going to start biotic agents of cross-pollination, यानी कि यहाँ पर हम living animals या living beings जो कि pollination में help करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। तो जूओफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, और जूओफिली के जो वेरियस टाइप्स होते हैं दैट इज एंटेमोफिली, मेलाकोफिली, मिर्मिकोफिली, काइरोप्टेरोफिली एंड आवर ऑर्निथोफिली. सो वी हैड ऑलरेडी सीन दीज 5 categories which come in the category of zoophily. So in this class we are going to start the first type of zoophily, and that is called as entomophily. So entomophily is pollination through insects, और यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा वैरायटी के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. इनफैक्ट आपने 11th में पढ़ा होगा कि 70% जितने भी एनिमल्स हैं उसका 70% इंसेक्ट ही होता है. तो entomophily is the most common biotic phase और biotic part of cross pollination, यानी कि जितने भी living things pollination करते हैं उनमें सबसे ज्यादा entomophily की कैटेगरी में होता है. और इस entomophily में भी सबसे ज्यादा कोई pollination करता है तो वो है bees, यानी कि bees approximately 80% plants में pollination करते हैं. यानी कि टोटल जो पॉलिनेशन होता है उसका 80% अकेले बीज, यानी कि जो नॉर्मली हम हनी बीज जिसे कहते हैं उनकी वजह से पॉलिनेशन होता है. सो बीज आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स. उसके बाद और भी एग्जांपल्स जैसे कि एंट्स, वेस्प, मॉथ्स, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं. और यहाँ पर एक अजीब सा रिलेशन होता है सिम्बायोसिस टाइप का, कि यहाँ पर एक सर्टेन टाइप का फ्लावर सर्टेन टाइप के इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होने के लिए अडेप्टेड होता है. देयर वुड बी मेनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस और स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ओडर्स और स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मार्किंग्स. तो बहुत सारे डिफरेंट अडेप्टेशंस होंगे फ्लावर्स में टू गेट पॉलिनेटेड थ्रू अ सर्टेन वेराइटी ऑफ इंसेक्ट. So now we come to the next point. So why would an insect visit a flower in the first place? So first of all हमें ये जानना होगा कि आखिर इंसेक्ट फ्लावर के पास जाएगा ही क्यों. So obviously insects visit flowers for food. तो नॉर्मली इंसेक्ट्स जो फ्लावर तक जाते हैं वो अपने फूड के लिए, और उनका फूड हो सकता है नेक्टर, दैट इज अ शुगरी सब्सटेंस जो कि फ्लावर के जनरली नीचे पाया जाता है, नीचे वाले पोर्शन में, या पॉलेंस. तो बहुत सारे जो प्लांट स्पीशीज होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स काफी एडिबल होते हैं, और खासकर जो प्लांट्स बीज के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनमें एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं. वी आर गोइंग टू सी दैट लेटर व्हेन वी स्टडी अबाउट द बीज. तो नॉर्मली नेक्टर के लिए जाते हैं, और हनी भी नेक्टर और पॉलन दोनों के लिए जाती है. नाउ वी सी कि वो शेल्टर के लिए भी जा सकता है. बहुत सारे केसेस में हम देखने वाले हैं आगे, खासकर एरम्स के केस में. तो वहां पर कुछ प्लांट्स है, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो अदर एनिमल्स हो सकते हैं वो वहां पर शेल्टर के लिए जाते हैं. उनके अलावा ये भी हो सकता है कि सर्टेन इंसेक्ट जो कि अंडे देते हैं वो अंडे देने के लिए भी सर्टेन फ्लावर्स पे जाते हैं. वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस एग्जांपल्स लेटर. सो दीज आर द 3 पर्पसेस, यानी कि फूड, शेल्टर और लेइंग एग्स. ये 3 पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करता है. नाउ कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि चोर की तरह होते हैं, यानी कि वो अपना फायदा तो देख लेंगे बट प्लांट का पॉलिनेशन नहीं करते हैं. उन्हें हम कहते हैं नेक्टर रॉबर्स और पॉलन रॉबर्स. तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट में जाएंगे, फ्लावर पे जाएंगे, फ्लावर से नेक्टर सक कर लेंगे या फिर पॉलन ग्रेन चुरा लेंगे, लेकिन उनका पॉलिनेशन नहीं करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर जो एक इंसेक्ट है फ्लावर को पॉलिनेट कैसे करता है. सो सपोज एन इंसेक्ट विजिट्स अ फ्लावर, सो दैट इंसेक्ट would come into the contact of the anther or the stigma of that flower. So the anthers, when they mature, they are very delicate, and anything that touches the anther causes the anther to burst. So when the anther will burst, the insect which has visited the flower will get surrounded by the pollen grains which have come out of the anther would fall on the insect body.
and then when that insect will go to another flower, then it will touch the stigma and anther of the other flower. तो पहले वाले फ्लावर से उसने जो पॉलिन कलेक्ट किया होगा उसने नेक्स्ट फ्लावर तक पहुंचा दिया, यानी कि पहले फ्लावर पे बैठा वो प्लांट के, और उसके बाद उसका जो एंथर से पॉलिन ग्रेन निकला वो इंसेक्ट पर लग गया। इंसेक्ट पर लगने के बाद जब उस इंसेक्ट ने दूसरे फ्लावर को विजिट किया तो जब उसके स्टिग्मा और एंथर के कांटेक्ट में आएगा तो पहले फ्लावर से जो उसने जो पॉलिन ग्रेन्स कलेक्ट किया था उसने तो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर कर दिया, और जब दूसरे फ्लावर का एंथर रप्चर करेगा तो वो उस फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन होगा उस इंसेक्ट पे लग जाएगा, और फिर वो इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे फिर वो पॉलिनेशन करेगा। तो नॉर्मली इसी तरीके से इंसेक्ट जो होता है डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन करता है। अब इंसेक्ट जो होता है किसी सर्टेन नंबर ऑफ फ्लावर को नहीं, वो ऑलमोस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना फ्लावर्स को विजिट करता है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। तो जितना ज्यादा फ्लावर को वो विजिट करेगा उतने ज्यादा फ्लावर्स में पॉलिनेशन करेगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। सो एक फ्लावर के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन कलेक्ट करेगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, और फिर उस फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन कलेक्ट करेगा तो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट होता है वो पॉलिनेशन करता है। नाउ हमने एनेमोफिली और हाइड्रोफिली दोनों ही केसेस में ये देखे थे कि क्या क्या फ्लावर में अडेप्टेशन होते हैं कि फ्लावर एनेमोफिली शो करे यानी कि विंड पॉलिनेशन शो करे या हाइड्रोफिली शो करे। तो इस केस में हमें ये देखना है कि फ्लावर में ऐसे क्या फीचर होंगे या फ्लावर में ऐसे कौन से अडेप्टेशंस होंगे जिनकी वजह से फ्लावर एक सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होता है। तो उन फ्लावर के फीचर्स हमें कंपेयर करने हैं एबायोटिक पॉलिनेटर से, और इनमें तो इनमें हम ये देखेंगे कि फ्लावर्स जनरली बड़े होते हैं। तो एनेमोफिली और हाइड्रोफिली दोनों ही केस में हमने देखा था कि फ्लावर्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज्ड के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लावर लार्ज साइज के यानी कि उसके ऑपोजिट है। देन वी सी द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। तो फ्लावर्स अगर ब्राइटली कलर्ड है इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर्स हैं वो काफी दूर से विजिबल होंगे, और एक तो ये लार्ज साइज के हैं और ब्राइटली कलर्ड है यानी कि फ्लावर्स क्या होंगे कॉन्स्पिक्यूअस। तो हमने एनेमोफिली और हाइड्रोफिली में देखा था कि जो फ्लावर्स थे वो एक तो डल कलर्ड थे या कलर्ड नहीं थे, और वो छोटे छोटे थे यानी कि इनकॉन्स्पिक्यूअस थे। यानी कि पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा यहाँ पर वो एनेमोफिली और हाइड्रोफिली का जस्ट ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन फ्लावर्स में जो भी फीचर है ये सारा फीचर एकदम जस्ट ऑपोजिट आ रहा है एनेमोफिली और हाइड्रोफिली से। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, एंड यहाँ पर जो है अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं तो हमने मेज के केस में देखा था यानी कि मक्के के केस में देखा था बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर फ्लावर्स छोटे हैं ना तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट करने का मतलब बहुत सारे फ्लावर्स छोटे एरिया में पैक्ड हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि छोटे एरिया में पैक्ड होने की वजह से जो फ्लावर्स होते हैं वो काफी दूर से विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंसेक्ट जब आएगा तो बहुत सारे फ्लावर्स का एक साथ पॉलिनेशन हो जाएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने बोला था पहले ही कि डिफरेंट फ्लावर्स अडेप्टेड होते हैं एक सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स आर डिफरेंटली कलर्ड टू अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स होंगे ताकि उनमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट आ पाए, यहाँ अलग अलग इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम व्हाइट फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पर जो व्हाइट फ्लावर्स हैं ये मॉथ्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मॉथ आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। अगर हम रेड फ्लावर की बात करें तो जो रेड फ्लावर्स हैं ये वेस्प्स और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द नॉर्मल कलर्ड फ्लावर्स। अब हम बीज जो कि सबसे कॉमन फ्लावर्स हैं, बीज जो कि सबसे कॉमन फ्लावर्स के पॉलिनेटिंग एजेंट है। ऊपर हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 80% जो पॉलिनेशन है वो बीज ही करते हैं, लेकिन बीज के साथ प्रॉब्लम ये कि ये रेड फ्लावर पे जाते ही नहीं है क्योंकि इनको रेड फ्लावर ढंग से दिखता ही नहीं है। अब क्यों नहीं दिखता है वो बाद में देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि जो बीज हैं ये 4 कलर के फ्लावर्स पे जा रहे हैं, ब्लू, वायलेट, पर्पल एंड येलो। तो बीज के साथ दिक्कत क्या है कि बीज के पास
अल्ट्रावायलेट विजन, अल्ट्रावायलेट को हम शॉर्ट में यूवी लिखते हैं, तो बीज के पास होता है अल्ट्रावायलेट विजन, जो कि हमारे पास नहीं होता है। हम विजिबल स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं वायलेट से लेकर रेड तक, तो बीज के पास अल्ट्रावायलेट विजन होता है। तो अल्ट्रावायलेट विजन में ये चारों जो कलर्स है ये काफी अच्छे से दिखते हैं, दीज आर वेरी वेरी ब्राइट इन द केस ऑफ अल्ट्रावायलेट विजन। तो इन्हें यही चारों कलर सबसे अच्छे से दिखते हैं, इसीलिए बीज जो होते हैं वो सबसे कॉमनली इसी 4 कलर के फ्लावर पे जाते हैं। अब बात करते हैं रेड कलर का। तो रेड कलर तो नॉर्मली हमें इतना ज्यादा ब्राइट लगता है, लेकिन बीज को नहीं लगता है, क्योंकि बीज के पास अल्ट्रावायलेट विजन होता है। और अल्ट्रावायलेट विजन से अगर हम रेड कलर को देखें तो रेड ब्लैक की तरह दिखता है। तो इसी कारण से बीज जो हैं वो रेड फ्लावर्स को विजिट नहीं करते हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड बीज नॉट विजिटिंग द रेड कलर। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, एंड यहां पर हमने देखा था इन द केस ऑफ हाइड्रोफिली एंड एनेमोफिली, फ्लावर्स कोई भी ओडर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, चाहे अच्छा या बुरा, किसी भी तरह का स्मेल फ्लावर से नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फ्लावर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओडर आएंगे। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ओडर बहुत प्लेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि रोज में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, जैस्मिन में भी बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। वी ऑल्सो हैव सीन 2 अदर एग्जांपल्स लाइक चंपा एंड चमेली। सो दीज फ्लावर्स आर वेरी वेरी फ्रेग्रेंट फ्लावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोज is the most common flower according to me. So rose flower बहुत ही ज्यादा fragrant होता है, it emits a very very nice fragrance. तो जरूरी नहीं है कि जो ओडर यानी कि जो स्मेल निकल रहा है फ्लावर से वो बहुत अच्छा ही होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत खराब भी हो सकता है, जैसे कि एरिस्टोलोकिया, एरम एंड राफ्लिशिया। इन तीनों केस में जो फ्लावर्स होते हैं उनसे बहुत गंदा स्मेल निकलता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स यानी कि फ्लाइज और बीटल को वो गंदा सा स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्लावर से बहुत गंदा सा स्मेल निकला, लेकिन फ्लाइज और बीटल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गंदा स्मेल बहुत अच्छा स्मेल है। सो इसीलिए जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं, यानी कि जिन फ्लावर्स का पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लाइज एंड बीटल्स है, उन फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए वो बहुत ही फाउल ओडर प्रोड्यूस करते हैं। So we will see later those examples also. So there is something called nectar और honey guide. तो जब इंसेक्ट फ्लावर पर आता है तो जनरली इंसेक्ट को ये पता नहीं होता है कि आखिर कहाँ पर नेक्टर होगा, बिकॉज फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, इसके अलावा जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है, फिर उसके नीचे हो सकता है कि ब्रैक्ट्स हो या फिर कुछ लीव्स का मॉडिफिकेशन हो। तो जो इंसेक्ट होता है उसे नेक्टर खोजने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्लावर के पेटल पर सर्टेन मार्किंग्स होता है, सर्टेन गाइड्स होता है, जैसे कि हमें अननोन लोकेशंस पे बहुत सारे रोड के साइड में लगे होते हैं ना कि ये प्लेस इतना दूर है, या ये प्लेस इस साइड है, या ये प्लेस इस साइड है। सो उसी तरह यहाँ पर भी फ्लावर के पेटल पर कुछ मार्किंग्स लगे होते हैं, और इन मार्किंग्स को देखकर इंसेक्ट को पता चलता है कि नेक्टर किधर है। सो इन मार्किंग्स की मदद से जो इंसेक्ट होता है वो नेक्टर तक पहुंच जाता है, और इन मार्किंग्स को हम कहते हैं नेक्टर गाइड या फिर हनी गाइड्स। तो इसकी मदद से जो इंसेक्ट को नहीं पता है कि नेक्टर कहाँ मिलेगा उस फ्लावर में, वहां तक वो पहुंच जाता है। सो दीज आर नॉट द ओनली फीचर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ एंटेमोफिली, वी हैव टू सी लॉट्स ऑफ अदर फीचर्स, एंड नाउ वी विल सी द अदर फीचर्स ऑफ दोज फ्लावर्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। Now we'll study about the other features of entomophilous flowers. So we had already seen that the normal entomophilous flowers were very bright and very showy. तो आखिर ऐसा कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो कि सबसे ब्राइट होता है? So we know that petals are the most brightly colored part of a flower generally. It occurs generally. But normally there could be exceptions where other parts of the flower will become bright and showy.
So normally what happens in the case of entomophilous flowers is that the petals will be very bright, but कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि petals brightly colored नहीं हो. So in that first of all we have to know that sepals and petals are well developed. यहाँ पे sepals और petals काफी अच्छे से developed होते हैं और petals काफी brightly colored होते हैं. अगर petals brightly colored नहीं है, that is if the petals are not brightly colored, then some other part has to be conspicuous to make the flower bright and visible from a distance. So what happens इस केस में stamens जो होते हैं माइमोसा प्यूडिका का आपने नाम सुना होगा, which is called as touch me not plant. तो माइमोसा में क्या होता है कि जो स्टेमेन होता है वो काफी ब्राइट हो जाता है या वो काफी कॉन्स्पिक्युअस हो जाता है, जिससे कि फ्लावर एज अ होल काफी कॉन्स्पिक्युअस हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रैक्ट्स, तो bracts are very small leaf-like structures. You might have studied about bracts in your 11th class in the case of flower. तो बोगनविलिया में bracts जो होते हैं वो काफी शोवी हो जाते हैं. Like there is another example like spades in aroids. So we are going to see aroids again in this chapter. So there is something called euphorbia. तो euphorbia में leaves जो होते हैं काफी brightly colored हो जाते हैं. तो flower भले ही बहुत brightly colored ना दिखे, but since leaves और spades और bracts will become much more brightly colored, they will be visible from a distance. So जहां पर पेटल बहुत अच्छे से ब्राइटली कलर्ड नहीं हो पाया है, वहां पर क्या होगा कि कुछ दूसरे पार्ट्स काफी ब्राइटली कलर्ड हो जाएंगे. नाउ वी कम टू द अदर पार्ट. तो हमने देखा था कि इंसेक्ट को फ्लावर पे आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है. एडिबल पॉलन ग्रेन हो सकता है, या फिर नेक्टर हो सकता है, या फिर वहां पे शेल्टर के लिए आएगा, या फिर वो एग डिपॉजिट करने आएगा. तो जो इंसेक्ट आता है उसको अगर हम फीडिंग के टर्म्स में बात करें कि फ्लावर उसे क्या खाने को देता है, सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल सम फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर, यानी कि नेक्टर इज अ शुगरी सब्सटेंस. इसमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं. सो दिस नेक्टर इज प्रोवाइडेड बाय बटरकप, जैस्मिन एंड लार्कस्पर. सो दीज फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर टू द विजिटिंग इंसेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इंसेक्ट आएगा वो सिर्फ नेक्टर सक करने के लिए आएगा, और नेक्टर सक करने के दौरान वो फ्लावर को पॉलिनेट भी कर देता है. नाउ वी कम टू द एडिबल पॉलिन, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे काफी एडिबल होंगे, दैट इज दे विल बी ईटेबल, दे विल बी न्यूट्रिशियस. तो इन दैट केस जो कुछ फ्लावर्स है, दैट इज मैग्नोलिया, पेपेवर एंड रोजा, these flowers provide edible pollen grains to the insects which visit the flower for pollination, or from their point of view they visit the flower for pollination. So कुछ फ्लावर्स शेल्टर भी दे सकते हैं और कुछ फ्लावर्स प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग एग्स भी हो सकते हैं. सो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन पर कि जो विजिटिंग स्पीशीज होता है वो आता है उसमें एग अपना डिपॉजिट करने के लिए, एग के लिए वो एक सेफ प्लेस होता है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज यूका. यूका फ्लावर को एक मॉथ पॉलिनेट करता है, दिस इज नोन एज प्रोन्यूबा यूकासेला. नाउ एक बहुत ही बड़े साइज का फ्लावर होता है, ये एमॉर्फोफैलस. इज दिस फ्लावर इज 6 feet in height. So you can imagine how big this flower is. So it is pollinated by a moth called Palpiver sexnotatus. So this is a very very big flower, और इसमें इन दोनों फ्लावर्स में मॉथ के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है. दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर्स, और इट इज अबाउट 6 feet in height. Now we come to the other point. अब ये सारे पॉइंट जो है हमने एनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस और इंटेमोफिलस फ्लावर से कंपेयर करना है. उस केस में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स काफी लाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स उतने हल्के नहीं होते हैं. These are not very light. Here pollen grains are very sticky, but in that case, especially in the case of anemophilous flowers, pollen grains were non-sticky. So in this case, it is just the opposite of the anemophilous flowers. Now we see the other part, and the anthers or the pollen grains are covered by pollen kit. We have studied about pollen kit when we were studying about tapetum. So we had studied about two types of tapetum, amoeboid and the secretory or glandular tapetum. So this pollen kit was secreted by the secretory type of tapetum or glandular tapetum. So this is made up of carotenoids and lipids, and this is a very very sticky substance. This pollen kit is a very sticky substance. Now we have to understand why is this sticky. आखिर यहाँ पे sticky की जरूरत ही क्या है?
है, जब एनेमोफिलस में अच्छा खासा पॉलन ग्रेन जो कि नॉन स्टिकी था वो बनता है। तो यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होगा तो वो इंसेक्ट के बॉडी पे स्टिक कैसे करेगा? यहाँ पे इंसेक्ट का पर्पस ये है कि वो पॉलन ग्रेन को अपने बॉडी पे स्टिक करके दूसरे प्लांट तक पहुंचा दे ताकि पॉलिनेशन हो पाए। तो अगर पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होंगे तो ये इंसेक्ट के बॉडी पे स्टिक करेंगे ही नहीं। सो दोस पॉलन विल रिमेन एट देयर ओरिजिनल प्लेस and they would not be transferred. So in that case the pollens are very sticky because of the presence of pollen kit. So this pollen kit is a yellowish substance and it is made up of lipids plus carotenoids. And this pollen kit is secreted by glandular tapetum. So यहाँ पर pollen grains spiny होते हैं। Now we see कि जो anemophilous flowers थे वहाँ पर जो pollen grains थे, those pollen grains were very smooth, but here we are seeing spiny pollen grains. So why spiny? The same answer like this स्टेटमेंट। यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है उसका पर्पस है कि वो इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाए। सो इफ इट इज वेरी स्मूथ, हाउ विल इट गेट अटैच्ड टू द इंसेक्ट बॉडी? इट विल ऑब्वियसली फॉल डाउन इफ द इंसेक्ट मूव्स इवन अ बिट। So if it is spiny, it will get attached to the insect in a very a good manner, and therefore it will not fall down while the insect will move from one flower to another. So this is why it is spiny, and obviously when it has an oily layering of pollen kit, it will be heavier. तो यहाँ पर pollen grains उतने light नहीं होते हैं जितने कि एनेमोफिलस के केस में होते हैं, बिकॉज वहां पर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना होता है, तो वहां पर लाइट होंगे तभी तो विंड के साथ कैरी होंगे। नाउ वी कम टू दिस पार्ट। वहां पर जो हमने देखा था, जो नॉर्मली यहाँ पर स्टेमेंस होते हैं, दीज आर ऑल्सो इंसर्टेड बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन हियर एक्सर्टेड। यहाँ पर जो स्टेमेंस होते हैं दीज आर इंसर्टेड। तो इंसर्टेड का मतलब होता है कि स्टेमेंस जो होते हैं वो फ्लावर में अंदर की ओर धसे हुए होते हैं या अंदर की ओर प्लेस्ड होते हैं। हमने एनेमोफिलस में क्या देखा था कि एनेमोफिलस में जो हमारे एंथर्स थे वो काफी बाहर की ओर निकले हुए थे, यानी कि जो स्टेमेंस थे वो फ्लावर से काफी बाहर की ओर निकले हुए थे ताकि जब एंथर्स बर्स्ट हो तो पॉलन ग्रेन हवा में रिलीज हो जाए। लेकिन यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पर स्टेमेंस अंदर की ओर धसे हुए हैं। नाउ व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि इंसेक्ट अंदर तक आए। तो इंसेक्ट अंदर तक आता है ना, तो अंदर रहेगा ये तभी तो उसके बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। माइमोसा के केस में हमने देखा था कि जो स्टेमेंस थे वो काफी ब्राइट या फिर काफी शोवी वाला मॉडिफिकेशन शो कर रहे थे। तो उस केस को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली स्टेमेंस अंदर की ओर होते हैं फ्लावर में, नॉट लाइक एनेमोफिलस दैट इज वहां पर एक्सर्टेड थे, यहां पर इंसर्टेड है। एंड सेम केस है यहां पर, यानी कि यहां पर स्टिग्मा भी इंसर्टेड है, यानी कि जो एनेमोफिलस से था उससे जस्ट ऑपोजिट है। एनेमोफिलस में स्टिग्मा और स्टेमेन दोनों ही एक्सर्टेड थे, यहां पर ये इंसर्टेड है। लेकिन यहां पर ये स्टिकी वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है, क्योंकि एनेमोफिलस में भी स्टिग्मा स्टिकी था क्योंकि पॉलन ग्रेन को स्टिक कर सके अपने ऊपर, या फिर यहाँ पर भी स्टिग्मा जो है वो स्टिकी है ताकि पॉलन ग्रेन को वो स्टिक कर सके अपने सरफेस पे। सो स्टिकी पोर्शन इज द कॉमन विथ एनेमोफिलस फ्लावर्स, बट दिस इंसर्टेड पोर्शन इन बोथ दीज केसेस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एनेमोफिलस फ्लावर्स। Now we see a bit of a small point, that is bees are the most important pollinators। तो bees के बारे में हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट जानना है, that is bees have pollen baskets। तो bees जो होते हैं ना वो pollen grains को भी खाते हैं या फिर pollen grains को भी ऑब्टेन करते हैं फ्लावर से, उसके साथ साथ वो नेक्टर को भी ऑब्टेन करते हैं। सो दोनों चीज को बीज ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्टर को तो वो सक कर सकते हैं, जो बीज होंगे वो नेक्टर को सक कर लेंगे, लेकिन pollen grains को अपने बास्केट में स्टोर कर ले। इट्स लाइक अ कलेक्टिंग सैक फॉर द बीज। तो यहाँ पर pollen grains को जो बीज होंगे they would collect it in this pollen basket and therefore they would move. There are also a bit other features, like there are certain flowers where pollinium occurs. So we had already studied what is pollinium. So pollinium means when all the pollen grains of a pollen sac are together.
तो अगर एक एंथर के सारे पॉलिन ग्रेन्स टुगेदर होंगे एक पॉलिन सैक के, सो दीज विल बी हैवियर. सो इन दैट केस वो तो इजिली पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे. तो इन दैट केस एन इंसेक्ट मस्ट बी देयर which will receive a pollen grain or a pollen sac which is called as pollinium in this case. So that pollinium would only be carried with the help of an insect. That pollinium could not be transferred just like that or just like any other pollen grain. So there are even certain flowers जिनमें कि सारा का सारा pollen grains एक sac में होता है. That sac is known as pollinium and that pollinium could only be lifted by an insect which would help in pollination. So now we have completed our insect pollination. So we also have to study about some other types of zoophily, for example ornithophily or chiropterophily, which we are going to see in this class.